देखिए एक्सरसाइज 3, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। बढ़िया क्वेश्चन है, चैप्टर है, समझते हैं। दक्षिण में पूर्व एशिया में 3 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग 2,80,000 में फैले क्षेत्र, जिसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आता है। वियतनाम तोंकिन और अनाम के प्रभाव में था, लेकिन तोंकिन अनाम चीन के अधीन था। जब चीन में कोई शक्तिशाली शासक होता तो इस पर कब्जा करता, और जब सत्ता कमजोर हो जी तो स्वतंत्र हो जाता। अनाम के बाद था, अनाम चीन के अधीन था। चीन में जब कोई शक्तिशाली शासक आता था तो उस पर कब्जा कर लेता था, कंट्रोल करता था, लेकिन जैसे ही कमजोर होता तो स्वतंत्र हो जाता था। लाओस और कंबोडिया जो थे भारतीय संस्कृति के प्रभाव में थे। अब सुनो, 3 गो चीज आता है। कौन कौन? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। अब वियतनाम किसके प्रभाव में था? तोंकिन और अनाम के। और तोंकिन और अनाम किसके प्रभाव में था? यानी कि फाइनली वियतनाम किसके प्रभाव में था? और लाओस और कंबोडिया का प्रभाव कहां का था? हेने से चीन, अहेने से हिंदुस्तान, हिंद। तो एक ओर से हिंद और दूसरे ओर से चीन, तो इसीलिए नाम पड़ा उसका हिंद। समझ में आ गया? हिंद चीन का है, समझ नाम पड़ा, समझ में आ गया? फिर से बताते हैं। हिंद चीन में 3 गो जगह, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। वियतनाम में किसका शासन था? चीन का। खैर चीन का प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, तोंकिन और अनाम के प्रभाव में था। किसके? तोंकिन और अनाम के प्रभाव में। ये दोनों किसके प्रभाव में था? चीन के। लाओस और कंबोडिया किसके प्रभाव में था? भारतीय संस्कृति, यानी कि हिंदुस्तान, यानी कि हिंदुस्तान। तो जब हिंदुस्तान, तो हेने से चीन, अहेने से, तो इसी को कहा जाता है हिंद। कंबोडिया में कंबुज राज्य भी कहा जाता है। इसका पुराना नाम था कंपुचिया, पुराना नाम। स्थापना इसकी 4वीं शताब्दी में हुआ था। वहां पर एक अंकोर वाट का मंदिर है। ये ऑब्जेक्टिव कई बार आया है कि अंकोर वाट का मंदिर कहां है? कंबोडिया में। हिंदू धर्म का मंदिर है, और मंदिर है वो विष्णु भगवान का। किस भगवान का है? विष्णु भगवान का। इसको बनवाया था सूर्य वर्मा ने। किसने बनवाया? सूर्य वर्मा ने। 12वीं शताब्दी का है ये। इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर चीन और कुछ हिस्सों पर हिंदुस्तान का प्रभाव था, इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ा? अंकोर वाट का मंदिर कहां है? कंबोडिया में। किसने बनवाया है? सूर्य वर्मा ने या सूर्य बर्मन ने। दूसरा चीज इसका आता है कि किस भगवान का मंदिर है? विष्णु भगवान का। कौन से धर्म का मंदिर है? हिंदू धर्म का। इतना समझ में आ जाएगा। वियतनाम में किसका अधिकार था? चीन का। प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, तोंकिन और चीन थे, तोंकिन और अनाम थे। तोंकिन और अनाम पर किसका अधिकार था? चीन का। और लाओस और कंबोडिया पर किसका अधिकार था? हिंदुस्तान का। तो इसी कारण से उसका नाम क्या पड़ गया? इतना समझ में आ जाएगा। अब सुनिए आगे क्या हुआ इसमें। हिंद चीन में व्यापारिक कंपनियों का आगमन। हिंद चीन में व्यापारिक कंपनियों का आपको पता है, भारत में भी धीरे धीरे ये सब आया था। पुर्तगाली ही आया था, तो डच आए थे, फिर ये लास्ट में ब्रिटिश आया था। ब्रिटिश आया तो लूट के लेके चला गया। तो ये लोग व्यापार करने के आता है अधिकार से। जैसे कोई भी देखो कहीं बसा है जाकर के, तो जाकर के ऐसे ही नहीं बस गया। वो आया है पहले काम के तलाश में। एजा आया, काम अच्छा मिल गया तो फिर एक छोटा सा जगह लिया, फिर घर बनाया, एजे रह गया। यही करता है ये लोग भी, यही किया। लेकिन ये लोग व्यापार के से, जैसे हिंद चीन में कौन कौन आया? 1458 में पुर्तगाली, और वही आया था वास्को डी गामा। भारत का खोज उसी समय हुआ था। और भारत का खोज हुआ था, ऐसा नहीं कि भारत भुलाया हुआ था, इसने खोज दिया। कहीं तैर नहीं रहा था भारत, ये भारत है तैर रहा है। भारत का खोज का मतलब हुआ कि भारत, जैसे नहीं हम लोग, आप मान लीजिए कि गड्ढा खोद रहे हैं, गड्ढा खोद रहे, कुछ मिल गया वहां पे खजाना हो जाना,
तो कहा था खजाना का खोज संजीव ने किया जिसे कहा जाएगा। तो खजाना भुलाया हुआ नहीं था, बस बाकी लोग उसको जानते नहीं थे कि यहां पर ये बता दिए। अब न्यूट्रॉन का खोज हुआ, गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था? न्यूटन ने। ग्रेविटी का खोज किसने किया? क्या ग्रेविटी नहीं था काम कर रहा? जब तक खोज नहीं हुआ था तब तक नहीं गिर रहा था का? न्यूटन बताया तभी से क्या गिरने लगा नीचे, नहीं तो इसे ऊपर का उड़ जाता था, आम गिर के ऊपर चला जाता था, ऐसा तो नहीं था, नीचे गिर रहा था वो भी। ग्रेविटी का खोज नहीं हुआ था तब वो गिर रहा था, खोज करके बता दिया कि देखिए भैया ग्रेविटी है। बुझा गया ना? ये काम किसके कारण हो रहा है? ग्रेविटी। तो ये व्यापारिक कंपनियों के आगमन में कौन हुआ? वास्को डी गामा। कौन है था उसके उसके बाद डच आए, फिर इंग्लैंड आया और लास्ट में क्या आया? फ्रांस। किसी ने प्रभुत्व जमाने का प्रयास नहीं किया। आया, बिजनेस किया, चला गया, आया, बिजनेस किया। लेकिन जब फ्रांस पहुंचा, हमेशा से ही क्या जमाने का प्रयास करने लगा? वो आया था बिजनेस के मकसद से, लेकिन इसका इरादा नेक नहीं था, वो राज करने के बारे में सोचने। 17वीं राज्य करने का मतलब कि रूल करना। 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी पादरी हिंद चीन पहुंचा। 1747 ईस्वी के बाद फ्रांस अनाम में रुचि लेने लगा। याद करो, अनाम और तोंकिन किसके प्रभाव में है? आइए, फ्रांस लगा रुचि लेने, मतलब देखने लगा कि इसको कब्जा किया जा सकता है। लगता है क्यों? क्योंकि चीन में जब शक्तिशाली शासक होता था तब अनाम पर वो और तोंकिन पर प्रभाव दिखाता था अपना। जैसे ही चीन में शक्तिशाली शासक हटता था तो वो लोग स्वतंत्र हो जाता था। तो जैसे ही वो लोग थोड़ा सा ढीला हुआ इधर से, ये देखने लगा कि लगता है इस पर कब्जा हम लोग कर सकते। 1787 ईस्वी में कोचिन चीन के साथ संधि किया। 1862 ईस्वी में अनाम पर सैन्य बल पर संधि कर उसे अपने साथ कर लिया। अनाम को 1862 में क्या कर लिया उसने? कब्जा कर लिया उस पर। उसके बाद 1863 ईस्वी में कंबोडिया पर कब्जा कर लिया। कंबोडिया किसके अधिकार में नहीं था। वहां के लोग जो थे ना, थोड़ा भारतीय संस्कृति वाले थे। कैसे थे? और 1873 में तोंकिन पर अनाम, कंबोडिया, तोंकिन, अब बचल को चाहिए, वियतनाम बचा है, लाओस बचा है। 1884 में अनाम को अपना सुरक्षित क्षेत्र बना लिया वो। 20वीं शताब्दी का आरंभ तक पूरे हिंद चीन में फ्रांस का अधीनता में हो गया। मतलब 20वीं शताब्दी कहा जाता है 19 से जब शुरू होगा ना, 20वीं शताब्दी तक, जब 1900 शुरू हुआ तब तक तो ये पूरा हिंद चीन को अपने कब्जा में, कहां से शुरू किया? अनाम से। अनाम के बाद क्या, किस पर कब्जा किया? कंबोडिया। कंबोडिया के बाद किस पर कब्जा किया? अब फिर अनाम को पूरा अपना सुरक्षित स्थान बना लिया कि हम लोग यहाँ पे सेफ हैं, यहाँ से हम लोग भगा कोई। और इसके बाद धीरे धीरे कोलोन किसको कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव आ जाता है। हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी थे इसको कोलोन कहने लगा। जैसे हम लोग नेपाल का कौन आएगा तो नेपालिया नेपालिया कहने लगते हैं। नेपोलियन नहीं, नेपाली। नाटा नाटा होता है, उसको नटवा नटवा भी कहा जाता है। इसके बाद चीन वाला आएगा तो हम लोग क्या कहेंगे? अरे चाइनीज। खैर बिहार वाला भी जाता है तो बिहारी बिहारी करने लगता है। तो फ्रांस वाला जब हिंद चीन में बस गया ना तो ये लोगों को क्या कहने लगा? अरे कोलोनवा, अरे कोलोनवा। अच्छा, भोजपुरी में हम लोग कोलोनवा ना कहेंगे? कोरोना नहीं रे मूर्ख, कोरोना नहीं रे मूर्ख, कोलोन कह रहे हैं, कोलोनावा कहे हैं, कोरोनावा नहीं। अच्छा, क्या दिक्कत था कि फ्रांस वाला यहां पर आकर के 19वीं शताब्दी में अपना कब्जा करने का प्रयास किया? कुछ तो होगा उद्देश्य। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। सबसे पहले फ्रांस द्वारा हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का मुख्य उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। भारत में फ्रांसीसी पिछड़ रहे थे,
चीन में उनका व्यापारिक प्रतिद्वंदी मुख्यतः अंग्रेज थे, अतः सुरक्षा की दृष्टि से फ्रांस हिंद चीन को ही उचित क्षेत्र लगा, जहां खड़े होकर भारत एवं चीन दोनों तरफ से कठिन परिस्थितियों को भी क्या कर सकता था, वो संभाल सकता था। हो क्या रहे थे ना, मान लो कि इधर भारत है, इधर चीन है, और भारत में फ्रांसीसी जो था पिछड़ रहे थे, पीछे हो रहे थे, और चीन में अंग्रेज पहले से बैठल था उजा, तो अंग्रेज लोग उसका मुख्य प्रतिद्वंदी था। तो उन लोगों को लगा उसमें घुसना है तो इसमें घुस गए थे। हाँ, मशीन वाले, अरे जी, फ्रांस वाले, फ्रांस वाले आर्थिक कारण क्या था देखो, वियतनाम कृषि प्रधान देश था, जहां चावल और रबर बहुत अधिक उत्पादन होता था। इसको पढ़ो देख, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, हम बता रहे थे कि जैसे चीन और भारत दोनों में फ्रांस पहले से बिजनेस कर रहा था, लेकिन वो पिछड़ रहा था, तो एक जगह ऐसा खड़ा होना चाहता था जहां से दोनों तरफ वो कंट्रोल। आर्थिक कारण क्या था, वियतनाम एक कृषि प्रधान देश था, चावल का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, रबड़ का भी, यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे कोयला, टीन, जस्ता, क्रोमियम उपलब्ध थे। इन संसाधनों का प्रयोग कर फ्रांसीसी अपने उद्योगों का क्या करना चाहते थे, विकास कर सकते थे। सभ्य बनने की नीति, अन्य यूरोपीय राष्ट्रों की तरफ फ्रांसीसी भी अपने को पिछड़े और सभ्यों को सभ्य बनाना चाहते थे। मतलब जो पिछड़ापन था, जो गिरा हुआ था, जो वंचित वर्ग था, उसको थोड़ा सा क्या करना चाहते थे फ्रांसीसी लोग, अपना सही बनाना चाहते थे, उठाना चाहते थे। और कृषि के लिए देखा जब वहां पे, तो व्यापारिक पादरियों ने पहले ही सर्वेक्षण कर लिया था कि जल की निकासी कर दलदली भूमि को तथा पहाड़ों को काटकर खेती का क्षेत्रफल को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। और इस प्रयास से खेती के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। अतः इसी प्रयास से वियतनाम जो है तीसरा बड़ा चावल उत्पादक निर्यातक देश बन गया। वो लोग आया, देखा कि जहां पानी भरा हुआ है पानी की निकासी कर देंगे, पहाड़ों वगैरह को काट दिया जाएगा, पेड़ों वगैरह को थोड़ा मोड़ा काट दिया जाता, बहुत ज्यादा चावल का है तो खेती ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, ये सब किया जा सकता है। आगे आता है फ्रांसीसियों ने प्रारंभिक शोषण व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों से शुरू किया। उसके बाद उन्होंने भीतरी इलाकों में किसानों का शोषण करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने व्यापारिक नगरों, जो जो नगर व्यापार कर रहा था उनका, इसके बाद बंदरगाह, और उसके बाद अब पहुंचा ये गांवों में किसानों के पास। चीन से सटे राज्यों में खनिज संसाधन जैसे कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन आदि मिलते थे। फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने पर भी काम किया। इसके प्रयास से 1931 ईस्वी तक वियतनाम तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। चारों तरफ सड़कों का क्या कर दिया गया, जाल बिछा दिया गया, जाल बिछवा दिया गया। शिक्षा, चीनी भाषा के साथ स्थान पर फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दिया जाने लगा, लेकिन फ्रांसीसियों को डर था कि इन्हें फ्रांस की गतिविधियों का पता न चल जाए। ये लोग क्या किया ना कि वहां का चीनी भाषा जो चलता था उसको हटा करके कौन सा प्रकार का शिक्षा चालू करा दिया, फ्रांसीसी शिक्षा। लेकिन अब मान लीजिए फ्रांस के बारे में सिखाइएगा, ये लोग जान जाएगा ना कि लोग चाहता क्या है। अंतिम साल की परीक्षा में अधिकतर स्थानीय बच्चों को क्या कर दिया जाता था, फेल कर दिया जाता था कि ये लोग को पास नहीं होने देंगे हम लोग। पश्चिमी ढंग से शिक्षा देने के लिए 1907 में टोंकिन फ्री स्कूल खोला गया। इसकी कक्षाएं शाम में लगती थी। फ्रांसीसी वियतनामियों जैसा बनना चाहते थे,
वे बच्चों से छोटे छोटे बाल रखने के लिए कहते। सभी छात्र गुस्से में थे। थोड़ा वो वियतनाम का कुछ अलग स्टाइल था उन लोगों का। तो फ्रांसीसी वियतनामियों को अपने जैसा बनाना चाहते थे। फ्रांसीसी कहते थे कि नहीं, तुम लोग को पढ़ने अगर आना है इसमें तो हमारे जैसा बन के आओ। और लोग को बोलते थे कि छोटा छोटा बाल रखो, हमारी तरफ कपड़ा पहन के आओ। तो ये लोग थोड़ा सा गुस्सा में था कि हम लोग का संस्कृति को काहे तू हटा रहा है। इस तरह से 1920 तक छात्र जो थे राजनीतिक पार्टी बनाने लगे, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ था ना उसमें। वो लोग को फेल कर दिया जा रहा है, उन लोगों को संस्कृति को हटाया जा रहा है। तो इस चक्कर में क्या होगा, राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे। हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ। फ्रांसीसी उपनिवेश स्थापना पर विद्रोह शुरू से ही चलता रहा, लेकिन 20वीं शताब्दी के शुरू में बहुत तेज होने लगा। 1903 ईस्वी में फान बोई चाउ ने दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसके नेता कुआंग दे थे। पहला संगठन बना हुआ जिसको बनाने वाला था फान बोई चाउ। दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन बनाया, जिसके नेता किसको बनाया, कुआंग दे को। फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम लिखा, और जिससे हिंद चीन में हलचल पैदा हो गया। वियतनाम में वो एक किताब लिख दिया, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम की। जो वियतनाम का लॉस का जो इतिहास है ये क्या है, इससे वियतनाम में हलचल पैदा हो गया। फान बोई चाउ ने एक चीनी विचारक कन्फ्यूशियस से प्रेरित थे। 1905 ईस्वी में जापान द्वारा रूस को हराया जाना प्रेरणा का स्रोत बन गया। दूसरा देश देखा कि देखो ना, जापान जैसा छोटा देश रूस को हरा दिया। 1905 ईस्वी में फान चू त्रिन ने राष्ट्रवादी आंदोलन के राजतंत्रीय रूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया। अब सुनो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फान बोई चाउ जो था, जो दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया, आंदोलन तो चालू हो गया। लेकिन जैसे कोई कोई आंदोलन जो होता है ना, वो लगता है कि उसी का आंदोलन है, उसमें हमको नहीं जाना है। इसने क्या किया, राजतंत्रीय आंदोलन को गणतंत्रवादी हर लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। महात्मा गांधी इतना बड़ा आंदोलन काहे कर लेते थे, क्योंकि वो तर्कों द्वारा सिद्ध कर देते थे कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो हमारा पर्सनल आंदोलन, ये तुम लोगों के लिए है। अगर तुम लोग इस आंदोलन में भाग नहीं लिया तो तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। राजनीति इसी को तो कहा जाता है, सामने वालों को भरोसा दिलाओ कि देख भैया, हम जो हित बात कर रहे हैं तुम्हारे हित का कर रहे हैं। अगर तू हमारा बात नहीं माना तो गड़बड़ होने वाला है, तभी तो गड़बड़ होगा। जैसे अभी एक नारा आया था ना, एक है तो सेफ है। तो इसमें मुख्य रूप से किसी धर्म को फोकस किया गया कि देखो भैया, तुम्हारा लॉस का बात है, हम तो कह रहे हैं तुमसे कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नहीं तो कटोगे तो बटोगे। तो सामने वाला को लगा कि हाँ बात तो अपने कह रहा है, चलो वोट देते हैं इसको। बुझा रहा है। तो ये क्या किया, गणतंत्रवादी इसी को कहा जाता है। कोई नारा को गणतंत्रवादी कैसे, सबका नारा बना दीजिए, तो गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया। अब जैसे अब बोलोगे कि एक और नारा मिला था ना, अब की बार 400 पार, तो ये काहे नहीं काम किया, क्योंकि इसमें वो देखा जनता के लाभ एक पर्सनल जा रहा है, ये इसमें ज्यादा फायदा किसको हो जाता, पार्टी को। तो वो नहीं दिया कि नहीं नहीं तुमको इतना नहीं देंगे, चल हट, उतना ही देंगे जितना से तू चल सको, ज्यादा नहीं दे देंगे कि तू अमीर हो जाओ, फिर हमारा बात ना सुनेगा। तो ये बात हुआ। तो इसने क्या किया, गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया। सन्यात सेन के नेतृत्व में वियतनाम कुआन फूक होई स्थापना किया, एक और संगठन बनाया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में कोचिन चीन अनाम तोकिन शहरों से हजारों लोगों को सेना में भर्ती किया गया। फ्रांस लड़ रहा था, रूस लड़ रहा था, तो यहाँ पे कब्जा किसका है, फ्रांस का। तो 1914 में तो नहीं हो गया कोची, प्रथम विश्व युद्ध। यहां से कोचिन से, चीन से, अनाम से, तोकिन से ढेर लोगों को ले गया युद्ध में लड़ने के लिए। यहाँ के लोगों को, सैनिकों को युद्ध की प्रथम पंक्ति में रखा जाता था। ये लोग को ले जाकर के युद्ध का पहले रख देता था, स्टार्टिंग में इन लोगों को जिससे ज्यादा से ज्यादा यही लोग मरते थे। हजारों लोगों को बेगारी के लिए फ्रांस ले गया। यही नहीं, वहां शासन था नहीं लोगों का, ढेर लोग को टांग के ले गया। जैसे अब देखे होंगे KGF में जबरदस्ती आदमियों को ले जाता था बेगारी करवाने के लिए।
वैसे ही इसकी प्रतिक्रिया हिंद चीन लोगों पर हुई। राष्ट्रवादियों ने 1914 में वियतनामी राष्ट्रवादी दल का एक गठन किया। लोग देखेंगे नहीं कि देखो ना हाथना आदमी को उठा उठा के लेके चला जा रहा है। इस संगठन का पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ, लेकिन इसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा क्या कर दिया गया, कुचल दिया गया। जिसे हुआ क्या ना कि प्रथम विश्व युद्ध चालू हुआ तो वहां के सेना को उठा के ले जाने लगा, सेना बना बना के आदमी को ले जाता था। युद्ध हो रहा उसमें सबसे पहले इन्हीं लोगों को रख देता था कि तू लोग यहाँ खड़ा रहो। बहुत लोगों को वहां से बेगारी करने के लिए, बेगारी किसको कहा जाता है, पैसा भी नहीं देना है, जबरदस्ती काम करवाना है, तो उस टाइप के लिए ले जाया जाने लगा। और इस पर खिसिया गया, वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन हुआ। लेकिन फ्रांस देखा कि एक दल बना रहा है, उसको क्या कर दिया, वो दबवा दिया कि नहीं ये बनने हम। जनता का हालत निरंतर दयनीय होती जा रही थी। हिंद चीन के कृषि उत्पाद व्यापार, मत्स्य व्यापार पर नियंत्रण था, किंतु यह राजनीति से दूर रहते थे। अतः हिंद चीन की जनता चीन से क्रुद्ध होकर 1919 में चीनी बहिष्कार आंदोलन किया। अब सुनो, चीन फ्रांस का सरकार है, फ्रांस का राज है पूरा। चीन अपना सामान वामान बेचता था ला करके यहाँ पे हिंद चीन में, चीन का हिस्सा नहीं है वो, हिंद चीन में सामान बेचता था क्योंकि वो भी अधिकार किया था, लेकिन सामान बेचता था अपना। तो ये देखा कि देखो ना ये व्यापार यहाँ पे करने आ रहा है, हम लोगों पे आफत पड़ा है, इसके बारे में कुछ बात भी नहीं कर रहा है। तो इस पर उसने, जनता ने क्रुद्ध होकर के बोला 1919 में कि हम तुम्हारा कुछ भी सामान नहीं खरीदेंगे। चीनी बहिष्कार आंदोलन, चीनी सामान को हम लोग छुएंगे भी नहीं। आगे हुआ, आगे आए हो ची मिन, इनका नाम था न्योगन क्वाक आई कोक, वियतनामी थे। पेरिस में पढ़ते समय, पेरिस में ही 1917 में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। उसके बाद शिक्षा प्राप्त करने लगे, चले गए कहाँ, मास्को। 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना की। 1930 ईस्वी में वियतनाम के सभी बिखरी पार्टियों को मिलाकर वियतनामी कोंग सान देंग अर्थात वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। यह पार्टी पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली थी। हिंद चीन का जो मेन उधारक था वो हो ची मिन्ह कहा जाता है उसको। ये बहुत खतरनाक आदमी था। ये पेरिस में पढ़ते समय ही एक साम्यवादियों का एक गुट बनाया था। साम्यवादी याद है, जो छोटे छोटे लोग होते हैं, जो दबे कुचले हैं, उनका मिला करके क्या बनाया था, एक गुट बनाया था। और शिक्षा ग्रहण करने के लिए मास्को गया, ओहिजा क्रांतिकारी दल की स्थापना कर दिया। 1930 में वियतनाम आया, जितना बिखरा हुआ पार्टी था ना, छोटा छोटा, उस सब को जोड़ दिया और जोड़ करके एक बनाया वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। और यह बिल्कुल उग्र विचारों पर, उग्र विचारों मतलब काहे कि अब ये लोग तो बात सुन नहीं रहा है, मारपीट करना पड़ेगा ना, तो उसी को उग्र विचार कहा जाता है। ये बिल्कुल जो पार्टी बनाया, बोला कि मारपीट वाला पार्टी रहेगा, मारो एकदम, जो उनको मारो नहीं तो मरो, काम खत्म। जोंगन आई कोक ने एक अनामी दल की स्थापना की जो आतंकी विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। मतलब ये लोग, अब देखो बताते हैं, जैसे कि आप समझा रहे हैं बार बार कि देखिए भैया समझ जाइए, नहीं समझ रहे तो क्या कहिएगा लास्ट में अब कि ठीक है आइए फरिया लीजिए। वही ना हुआ था, जार का निरंकुशता काहे खत्म हुआ, कि समझाया जा रहा था कि देख भैया तू देवी शक्ति छोड़ दे, अपन आ जाओ, सुधर जाओ। वो कह रहा था कि ना हम तो ना सुधरेंगे, तो ठीक है आओ फरिया लो। तो वही हुआ था। 1930 के दशक में विश्वव्यापी मंदी ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। चावल, रबड़ आदि के दाम गिर गए थे। हिंद चीन में बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। इस स्थिति से परेशान किसान भी साम्यवाद को अपना रहे थे। राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। दूसरी तरफ सरकार का दमन चक्र काफी तीव्र और क्रूर होता जा रहा था। विद्रोही जनता पर निर्ममता से गोलियां बरसाई जा रही थी। इससे भी बढ़कर हवाई जहाज से बमबारी करा दी जाती थी। इस दमन चक्र में हजारों लोग मारे गए। आंदोलन तो दब गया, परंतु वह सोए हुए ज्वालामुखी के समान था जो अंदर ही अंदर खौलता रहा और भूमिगत आंदोलन शुरू हो गया। फ्रांस वाला भी कम नहीं था, ये सब गोली मरवा देता था सीधे, जो बोलता था ना के ओहू से ना तो हवाई जहाज से बम पटकवा देता था जहे तहे। आंदोलन तो दबा दिया गया,
लेकिन वो होता है ना कि एक कष्ट लेके जा रहे हैं, बहुत बड़ा घाव लेके आएंगे उधर से, तो वही एगो हुआ, वो लोग दब तो गया, लेकिन अंदर ही अंदर क्या चालू हो गया। अब आया द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध ने वियतनामियों को एक निर्णायक रास्ता प्रदान किया। हुआ क्या देखो, अब 1940 में फ्रांस जर्मनी से हार गया। हारा था ना, हुआ था, तो फ्रांस जर्मनी से हार गया, और फ्रांस में जर्मनी की सत्ता स्थापित हो गई। याद है वो बिस्मार्क का लड़ा था उसके ऊपर से प्रसाद से। द्वितीय विश्व युद्ध में 2 राष्ट्र थे, धुरी राष्ट्र, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जापान, और उधर से कौन कौन था, फ्रांस, रूस, और अब फ्रांस का सरकार कहाँ है, हिंद चीन में। शासन किसका चल रहा है, हिंद चीन में। फ्रांस कहाँ हार गया, किससे हार गया, जर्मनी से। अब जर्मनी से मान लीजिए कि हार गया, मान लीजिए कि एक आदमी है 2-3 जगह राज करता है, और रोजे भाग गया वो छोड़ के, तो जहां राज करता तो वो तो खत्म ही ना हो गया। अब तो वही हाल हुआ। संधि के अनुसार जापान को हिंद चीन में अपना सेना भेजना था, हिंद चीन जापान को दे दिया गया, क्योंकि इधर से कौन कौन था, धुरी राष्ट्र से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, और जर्मनी ऑस्ट्रिया सब मिलकर हरा दिया उसको। हरा दिया तो जापान को बोला गया कि जो तू हिंद चीन में जाके कब्जा कर। जापान सबसे पहले तोंकिन, अनाम, और उसके बाद पूरे हिंद चीन में अपना प्रभुत्व जमा लिया। अब फ्रांस हार गया है तो कौन पहुंच गया उजा, लेकिन एक वो गड़बड़ था, अभी फ्रांस पूरा तरह से एक तो खत्म ना हो जाएगा सब कुछ, पूरा तरह से हटा नहीं था। अब हिंद चीन में 2 शासन चलने लगा। सत्ता किसके पास था, जापानी, और सैनिक किसके थे। समझ में आया क्या हुआ, काहे ऐसा हुआ। जैसे मान लीजिए कि हाँ, ये देखे थे आप, महाभारत देखे हैं, अच्छा ये देखे होंगे रामायण, लोकुशकांड। लोकुशकांड में एक जगह सीन आता है कि शत्रुघ्न जाते हैं एक जगह मारने के लिए, वो राक्षस था, तो मारने के लिए तो राजा वहां का बना दिया गया, किसको, शत्रुघ्न को राम राजा बना के भेजे कि जाओ और राज करना, राज मारना, उसको पहले मार के वहां का क्या बन जाना। तो राजा को मार दिए, बस काम खत्म। सैनिक को नहीं मारा जाता है, समझ में आया क्या कह रहे हैं हम, सब सैनिक को नहीं मारा जाता है। जैसे अभी देखो, मान लो कि पार्टी चल रहा है, कांग्रेस पार्टी आया चाहे बीजेपी आया, तो कौन आएगा, सैनिक तो वही रहेगा। सैनिक को थोड़ा ना हटा हटा के सब बदल देगा, क्या सैनिक हटो, ये सब तू लोग हटो, ऐसा तो होगा नहीं। मंत्री बदलते हैं, सैनिक नहीं। तो सत्ता किसके पास चला गया, सैनिक तो वही रहेगा। अब द्वैत शासन, लेकिन मान लो कतनो सैनिक रहेगा, घपला तो करिए देगा ना, हर बात तो वो मजबूरी में मान रहा है, गुलामी के चलते तनको मौका मिलेगा तो तोहरे के मारेगा वो। हुआ क्या देखो, वियतनामी, जापानी और फ्रांस दोनों के बीच कार्रवाई करने लगे। वियतनाम को में फायदा हो गया का, देखो जापानिया तो वियतनामी तो किसी से खुश नहीं था, क्योंकि एक हो गया दूसरा का आ गया, उन्हीं के कौन फायदा हुआ। अरे एक राज पहले से कर रहा था कौन, फ्रांस, अब कौन आके बैठ गया, तो उन्हीं के कौन फायदा हुआ इनमें। लेकिन एक फायदा हुआ का, देखो 2 लोग आके राज कर रहे हैं यादमिया पे, ई का कर था, हेकरा का मार रहा था, अब भड़का रहा था कि ई तोरा का मार रहा है, अब फिर एकरा के जाकर 2-4 धपड़ धराया, ईटा बिगवा दिया, करा कि ई तोरा का मार रहा है। मतलब क्या था, दोनों के ठुड़का रहा है, ये दोनों अपने में नहीं बुझाया, वो दोनों को ये उस्काने वाला था। अब सुनो देखो क्या हुआ कि हो ची मिन के नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं ने वियतनाम की स्थापना किया। इससे पीड़ित किसान, आतंकियों, व्यापारियों, बुद्धिजीवियों को शामिल किया गया। छापामार युद्ध का सलाह लेने का आह्वान किया गया। छापामार युद्ध क्या है, छापा और मार, मतलब जाओ मारो भागो, टिकना, सामने नहीं आना है। सैनिक जा रहा है ना, तो उसको जाओ मारो, कूट कूट के भाग जा, बस हमला करो अचानक। इसी बीच अब ये गड़बड़ हुआ, इसी बीच क्या गड़बड़ हुआ, अभी तक अमेरिका कहीं नहीं ना है, अभी तक अमेरिका कुछ नहीं किया, इसी बीच गड़बड़ हुआ। जर्मनी किसको हरा दिया था, फ्रांस को, जापान को मिल गया कौची, ये हिंद चीन,
जापानी कोनो नाचने लगा, नाचत नाचत ये क्या किया कि अमेरिका चल गया बम लेके एगो, अब पर्ल हार्बर पर जाके वो बम पटक दिया कोनो खुशी में। हम बताए थे एक दिन कि मान लो कि 2 पड़ोसी में झगड़ा हुआ है, अहेजा एगो और घर है, अब बड़ी शक्तिशाली है, लेकिन ये कोनो के बोल नहीं रहा है, और दोनों झगड़ा कर रहा था, इतने में एगो ईंटा मार के एक खिड़की फोड़ दिया, एक टंकी रखल तो ऊपर टंकी फोड़ दिया, एगो घर के लड़का के मार के कपार फोड़ दिया। अब बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा लाठी डंडा लेके? अब ये एक साथ मिल गया कि आओ रे कहे मारा है, आओ एक फरिया लेते हैं, हम ही फरियाएंगे पहले, अब तू छोड़। अब यही हुआ, देखो अमेरिका के पर्ल हार्बर पर किसने कर दिया? अब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हो गया? बोला कि हमरा पे काहे पटका है तुम। 1944 में फ्रांस जर्मनी के अधिकार से निकल गया। अब अमेरिका आया तो फ्रांस जो था तनकी बल मिल गया ना इन लोगों को। जर्मनी जो अधिकार किया था फ्रांस पे 40 में जीता था, और 44 में क्या कर गया? ये निकल गया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर हमला के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। परमाणु बम पटका था वही सबसे पहले, 6 अगस्त को पटका था। कहां पर ले जाकर के? हिरोशिमा में। 6 अगस्त, ठीक 3 दिन बाद। ये खैर गलती किया, बम नहीं पटकना चाहिए था, एक के हले एगो 2 पटक दिया, और एक के हले 9 अगस्त को ठीक 3 दिन बाद कहां पटक दिया ले करके? नागासाकी। दोनों जापान का हिस्सा है। जापानी सेना वियतनाम से निकलने लगी, उसके बाद जापान जो है ना आत्मसमर्पण कर दिया, भैया बोल हम नहीं, माफ कीजिए अब हमको। अब ये वियतनाम में ये लोग था ना, हिंद चीन में बैठा हुआ जापान वाला, ये लोग यहां से क्या करने लगा? निकलने लगा। जापानी सेना वियतनाम से क्या करने लगी? ये कहानी समझ में आ गया? क्या हुआ? फ्रांस कैसे कैसे क्या किया वहां पे, सब कुछ किया। बीच में हुआ युद्ध, युद्ध हुआ तो जर्मनी जापान को हरा दिया, तो फ्रांस को हराया। संधि में जर्मनी फ्रांस में अधिकार कर लिया, जापान कहां अधिकार कर लिया जाकर के? हिंद चीन में। अतनीय जापान वाला लेके बम पटक दिया लेके अमेरिका में। अमेरिका घुस गया में, अमेरिका घुसा तो सबसे पहले जर्मनी को हराया, और ओकरा बाद जापान को। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे बम पटका, और ठीक 3 दिन बाद जापान बोला कि हम नहीं लड़ेंगे, अब हम जा रहे हैं यहां से, माफ कीजिए हमको। अब इस तरह से जापानी सेना कहां से निकलने लगा? वियतनाम से। अब बताओ फ्रांसीसी बचल है ना अभी तो फ्रांस बचल है भैया। फ्रांस में लेकिन इतना शक्ति नहीं था कि वो स्वयं हिंद चीन में खुद को स्थापित, अब ओकरा भी उतना पावर नहीं था, उतना शक्ति नहीं रह गया था कि लोग कंट्रोल, काहे कि वो लोग तो झगड़ा कर रहा था दोनों से। अब इसका लाभ उठाते हुए 1945 ईस्वी 2 सितंबर, देखो 9 अगस्त 6 अगस्त को हमला किया है। वियतनाम के नेतृत्व में वियतनाम स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। इन्हें देखा कि अरे जापानिया गइला सन, तब वियतनाम वाला अपन स्वतंत्रता बनाने लगा कि अब तो हो जाएगा काम। इसके प्रधान कौन बने? हो ची मिन। बाओ दाई जो पूर्व में अनाम का शासक था, पुनः अनाम का शासक बना, परंतु साम्यवादी दल के समक्ष टिक नहीं सका, और 25 अगस्त 1945 को अपना पद त्याग दिया। इस तरह वियतनाम एक गणराज्य बन गया। वियतनाम में एकजुट हो गया सब लोग। अब आगे बढ़, हिंद चीन में पुनः फ्रांस की नीति। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन, हॉलैंड, अमेरिका और फ्रांस दक्षिण पूर्व एशिया में साम्राज्यों की पुनर्स्थापना में लग गए। फ्रांस भी हिंद चीन में अपने डूबे साम्राज्य को क्या करना चाहता था? बचाना चाहता था। उसने एक नए औपनिवेशिक तंत्र की योजना बनाई। अब जैसे कूटनीति खेला फ्रांस। क्या खेला? देखो फ्रांस की योजना, फ्रांस के विशाल साम्राज्य को यूनियन में बदल दिया जाएगा, जिसमें अधीनस्थ सभी उपनिवेश रहेंगे। हिंद चीन इसी फ्रांसीसी महासंघ का एक स्वशासित अंग होगा। वो बोला कि अब फ्रांस को हम लोग एक यूनियन में बदलेंगे, मतलब तरह तरह से बटा हुआ, और सब कंट्रोल किसके पास रहेगा? फ्रांस के पास। नहीं समझ में आया ये? जैसे कि भारत एक देश है, भारत को 28-29 राज्यों में क्या किया गया है? बांटा गया है। फिर वहां के एगो प्रधानमंत्री बनाया गया है ना, तो जो सबको कंट्रोल करते हैं टोटल को। तो वैसे ही बोला कि फ्रांस को हम लोग यूनियन बनाएंगे, उसका एक यूनियन किसको बनाएंगे? हिंद चीन को, हमारे कंट्रोल में वो भी
रहेगा। हिंद चीन के संरक्षित राज्यों कोचिन चीन को मिलाकर के एक संघ बनाया जाएगा। हिंद चीन संघ के विदेश नीति सैन्य फ्रांस पर नियंत्रण होगा। वहां विदेश नीति सैनिक पर किसका नियंत्रण होगा? फ्रांस पर। यह फ्रांस की योजना थी। फ्रांस ने घोषणा किया कि फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन का अंग हिंद चीन भी होगा। फ्रांस की सेना इसके लिए सैगान पहुंची। अब ये बात बोल करके ये सेना भेज दिया। कहां? सैगान। सैगान कहां है? वियतनाम में, हिंद चीन में। ओजा वियतनामी तो छापामार युद्ध का प्रैक्टिस करके बैठे थे ना। सैगान जब पहुंची तो वियतनामी छापामारों ने भयंकर युद्ध किया ओजा, और सेना को सैगान में ही क्या कर दिया? बोला कि जाने तो ना देंगे, बढ़ो, मारते हैं। ये लोग जैसे ही बढ़ता था, आता था 10-20 को मार, 2-4 को काट के चला जाता था। फिर जैसे तनका सा बढ़ा, आता था एकदम आंधी तूफान की तरह आता था ना। बात क्या है देखो, मान लो कि आप अनजान जगह जा रहे हो, एक का वही गाँव है, वो तो गली गली वापी है, वो घर घर जानता है कि किसके घर से घुसेंगे तो किसी से निकलेंगे। एक वो अनजान आदमी है, तनिए जिससे गली में गया, जैसे खतरनाक स्थिति कब आता है? होली में कोई अनजान आदमी घुस जाए, और बल्टी गोबर आदमी फेंकने लगता है, पानी वगैरह, वो बेचारा भगवा के इन्होंने भागता है, तनिए गोवाया इन्हें से घुस के इन्हें से निकल गया। होता है ऐसा। छापामार होली खेलता है आदमी उसमें, बिल्कुल ही उन्हें से कोनो फेंक दिया, पानी घुस गया, उन्हें जाके वो बेचारा कहीं जाता होता आदमी नहीं। उस दिन ये लोग का भयंकर सैगान में रुक गया। अब सुनो, 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ। बोला कि ठीक है, समझौता करते हैं। समझौता में फ्रांस ने वियतनाम को गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई माना। साथ माना कि यह गणराज्य हिंद चीन के संग में रहेगा और हिंद चीन फ्रांसीसी यूनियन में रहेगा। फ्रांसीसी सेना तोंकिन में प्रवेश का अधिकार मान लिया गया। इसके बाद फ्रांस की महत्वाकांक्षा नीति के कारण वियतनाम के साथ हिंद चीन संघ पर समझौता नहीं हो पाया। फ्रांस की इच्छा थी कि निर्मित संघ का अध्यक्ष उसके द्वारा नियुक्त हो, हाई कमिश्नर होगा। वियतनामियों के नेताओं की मांग थी कि संघ के सभी राज्य स्वतंत्र, तभी फ्रांस के चीन में कोई अलग सरकार के स्थापित कर लिया। मतलब देखो क्या हुआ, फ्रांस कहता था कि जो भी यहाँ राजा बनेगा वो फ्रांस से आएगा, फ्रांस ही सब कुछ करेगा। वियतनामी कहते कि तब तो लोग स्वतंत्र कर कहाँ रहा है, सब तो अपने बतिया मनवा रहा है, तो स्वतंत्रता कहाँ? ये बात पर समझौता नहीं हुआ। फ्रांस को कुछ वियतनामी प्रतिक्रियावादी ताकतों का समर्थन मिल गया और नवगठित सरकार चलने लगी। हो ची मिन के पास इतना ताकत नहीं था कि वह फ्रांसीसी सेना का मुकाबला कर सके। अब गुरिल्ला युद्ध चालू हो गया। ये कोची है, छापामार युद्ध जैसा ही है ये भी, गुरिल्ला युद्ध। आओ मारो जाओ, पीटो कुचो थार जाओ, आओ काटो जाओ, ये सब चलने लगा। 1950 ईस्वी में फ्रांस ने पेरिस को बाउदाई को बुलाकर वियतनाम का शासक बना दिया ताकि वहां की स्थानीय पार्टी उसका साथ दे। और सुनो, ये बाउदाई कौन है? बीच बीच में आ रहा है, अब देखे होंगे। बिहार का चलो बात ले लेते हैं, एकदम साधारण भाषा में समझते हैं राजनीति कैसे आता है। बिहार में लल्लू यादव के साथ मिलकर के नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा, नहीं बीजेपी के साथ मिलकर के, नहीं लल्लू यादव के साथ मिलकर के, लल्लू यादव के साथ मिलकर के लड़ा ना, और सीएम बन गए। फिर बाद में गठबंधन तोड़ करके कहां चले गए? बीजेपी में आ गए, इसके साथ सीएम बन गए। फिर गठबंधन तोड़ करके कहां चले गए? लल्लू यादव में, फिर सीएम बन गए। फिर गठबंधन तोड़ के कहां आ गए? अभी है, अभी बीजेपी में है। और वो लोगों की जो बात है ना, उलट फिर कर रहा है, तो राजा का है उसी को मनाया जा रहा है। सीएम कोई दूसरा नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। वो ऐसा दावे खेला है, क्या है? बहुत सारा जनता सीएम को चाहता है कि नीतीश कुमार रहे। यहाँ का स्थानीय चीज है, वो स्थानीय पार्टी में स्थानीय आदमी को ही आगे कर दिया जाता है। कोई तीसरा पार्टी आ गया, अगर आदमी आएगा तो स्थानीय जनता उससे क्या कर जाएगा? भड़क जाएगा कि ये कहां से आ गया। ठीक, तो ये कहा कि अब फ्रांस बाओदाई को बुला करके अब वियतनाम का शासक बना दिया। ये काहे खाती कि स्थानीय शासक है, एक और बतिया तो कम से कम सुनेगा ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस समय तक विश्व जो है दो खेमों में बढ़ चुका था। कौन कौन सा? पूंजीवादी और साम्यवादी। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन पूंजीवादी के समर्थन में थे, जिन्हें हो ची मिन को काफी समस्त सामना करना पड़ता था। 1949 में हो ची मिन ने खुले तौर पर
जनवादी चीनी गणराज्य को अपना आदर्श स्वीकार कर लिया और पूर्णतः साम्यवादी बन गया। 1950 में रूस एवं चीन ने वियतनाम को गणराज्य की मान्यता दी और साथ ही सैनिक और तकनीकी सहायता भी करना शुरू कर दिया। अब देखो हुआ क्या, 1949 में हो ची मिन्ह ने कहा कि हम चीन को अपना गणराज्य मानेंगे, चीन के हम जाके चीन में मिलेंगे। और उस समय से रूस और चीन ने वियतनाम को क्या करने लगा, सहायता करने लगा उस समय से। अब सुनो, 1950 में हिंद चीन की स्थिति बहुत जटिल हो गई, क्योंकि उत्तर वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार थी और दक्षिण वियतनाम में फ्रांस समर्थित बाओदाई की। लाओस कंबोडिया में पुराने राजतंत्र थे जो फ्रांस के नियंत्रण में थे। लाओस और कंबोडिया में स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ रही थी। गुरिल्ला सैनिक लाओस और कंबोडिया के रास्ते वियतनाम पर धावा बोलते और पुनः जंगलों में छिप जाते। इसी क्रम में दिएन वियन फॉ पर गुरिल्ला सैनिकों ने भयंकर आक्रमण किया। युद्ध में फ्रांस बुरी तरह से हार गया। लगभग 16,000 फ्रांसीसी सैनिक को आत्मसमर्पण करना पड़ा और वियन फू ने साम्यवादियों का अधिकार हो गया। देखो ये एगो जगह है, ठीक, वहां पर, और वहां पर फ्रांस के सैनिक था। तू लोग फिर दोनों एक जगह बैठ गया, उतने और दूर रखो, और दूर रखो, सिर सीधा करो। एगो जगह था वहां पे दिएन वियन फू, वहां पे कब्जा जो था वो किसका था, फ्रांस का। वहां पर युद्ध हुआ और वो हार गया। 16,000 सैनिक वहां पर आत्मसमर्पण, मतलब हथियार डाल दिए कि हम लोग नहीं लड़ेंगे। अब आया अमेरिका। 1954 में हिंद चीन की समस्या पर वार्ता हेतु जेनेवा में एक सम्मेलन बुलाया गया। जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। यही जैसे देखो अमेरिका घुसा हिंद चीन में। ये सब जब समय फ्रांस में और वियतनाम में जब कुछ संभल नहीं रहा था तो एक समझौता हुआ। समझौता में किसको बुलाया गया, अमेरिका को, आइए समझौता करवाइए। 1954 में जेनेवा में हुआ और उस जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादियों अर्थात हो ची मिन्ह के नेतृत्व में सरकार बनी और दक्षिणी वियतनाम में फ्रांस अमेरिका समर्थक सरकार। दक्षिणी उत्तरी वियतनाम दे दिया गया हो ची मिन्ह को कि जाओ, चलो कुछ तो दिया, और दक्षिणी वियतनाम में फ्रांस अमेरिका दोनों बन गया। जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए 30 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया गया। भारत, कनाडा और पोलैंड, मतलब ये गवाह थे कि ऐसा काम अगर कोई गड़बड़ करता, इसमें मतलब कि 2 लोगों में बांट दिया गया और इसका गवाह किसको बनाया गया, भारत, कनाडा और अब लाओस संकट आया थोड़ा सा। जेनेवा समझौता से तात्कालिक रूप से कुछ शांति हुई, परंतु कुछ ही दिनों में पुनः उथल पुथल आरंभ हो गया, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार सुदृढ़ हो गई। उसने पूरे वियतनाम के एकीकरण पर विचार करने लगी, परंतु दक्षिणी वियतनाम में स्थिति इसके विपरीत थी। मतलब देखो क्या हुआ, वियतनाम एक था, 2 भागों में बांट दिया गया। एक, हाँ तुम लोग को बंटवारा करना है क्या वियतनाम का, जाओ तो वो लोगों को पार्टी बनाओ, नहीं तो बतिया सुनो हमारा चुपचाप। जाना है वियतनाम, जाना है वियतनाम के बारे में जानत का पूछी बड़ा जीवो मरबो कर। वियतनाम में हुआ क्या है कि 2 भागों में बट गया है। कौन कौन सा, उत्तरी और उत्तरी वियतनाम में किसका सरकार है, हो ची मिन्ह का, और दक्षिणी वियतनाम में किसका सरकार है, फ्रांस और अमेरिका का। उत्तरी वियतनाम में बढ़िया विकास हो रहा है तो दक्षिण वाला देखता नहीं है, कहता कि अरे हमनी के रोड ना बन रहा, उन्हीं के रोड बन गई, हमनी के घर ना बन रहा, उनके घर बन गई। थोड़ा सा तो काहे नहीं के बनत, तो हमनी के जो राजा है कौन है, फ्रांस और अमेरिका।
ये लोग खराब है। अब वहां पे थोड़ा संघर्ष चालू हो गया। क्या चालू हो गया? कंबोडिया संकट क्या आया? 1954 में स्वतंत्र बनने पर कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर नरोत्तम सिंहनुक को राजा बनाया गया। अमेरिका इस क्षेत्र पर अपना अधिकार चाहता था। अमेरिका थाईलैंड को उकसा करके कंबोडिया को तंग करवा रहा था। 1963 में कंबोडिया में कुछ विद्रोही गतिविधियों ने अमेरिका ने कंबोडिया की मदद करने की बात कही, पर सिहानुक ने किसी तरह से मदद लेने से इनकार कर दिया। हुआ देखो क्या। अब कंबोडिया में अमेरिका चाहता था कि हम अपना प्रभुत्व जमाएं। तभी क्या हुआ, उसके लिए क्या किया कि थाईलैंड को उकसा करके कंबोडिया को क्या करवा रहा था। टीवी उमी में देखे होंगे कभी कभी कि एगो हिजा कोई बैठा है चाहे बैठी है और दो चार आते हैं, इसको कुछ तंग करते हैं, एगो हीरो आता है बचाता है। क्यों? क्योंकि इस पे थोड़ा इंप्रेशन जमाना है। होता ऐसा। यही खेल खेल गया कौन? अमेरिका। उकसा रहा था केकरा के? कंबोडिया को। केकरा से? थाईलैंड से, कि जाके तन को उकसाओ। कह रहा था ना जाके, अरे कंबोडिया तो हम मदद करने आए का। सिहानुक को वहां पे राजा था, बोला कि ना बक किनारा होक। जिसे हिजा आया, मान लो कि हई एक कुछ आदमी यहाँ जाके छेड़ रहा है, तनिए पता चला कि ये आईपीएस अधिकारी है, ये आया कि आपका कुछ हम हेल्प कर सकते हैं का? बोलियो तोरे के तो खोज रहे थे हम, इसका मतलब तू ही भेजा है। आईपीएस अधिकारी है। उस समय तक तो करे थे नहीं नहीं छोड़ दो छोड़ दो। तनिए जैसे ही आया बस उठा के कूटने लगी सबको, से कूटने लगा। तो वही हो सकता है। तो वही हाल हुआ। उस सिहानुक बोला कि ना हमरा कोई के मदद उदद चाहिए वही है। अमेरिका बोला कि ये तो हमारा बेइज्जती है, ये हमारा अपमान कर दिया, हमारा नहीं साथ लिया। 1965 में वियतनाम और कंबोडिया के सीमावर्ती गांव में उसने हमला कर दिया। इसे सिहानुक ने अमेरिका से सभी राजनीतिक संबंध तोड़ लिए। बोला कि हम तोर से मदद ना लेंगे तो तू हमारा हमला करेगा, चल आज के बाद हमार तोर कुछ संबंध रहेगा नहीं। जेनेवा में समझौता में कहा गया था कि जनता चाहे तो 1956 तक चुनाव कराकर पूरे वियतनाम का एकीकरण कर दिया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 1960 में दक्षिणी वियतनाम की जनता ने वियतकांग राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन कर अपने सरकार को विरोध हिंसात्मक संघर्ष शुरू कर दिया। 1961 तक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दक्षिणी वियतनाम ने आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी और गृह युद्ध शुरू हो गया। 1961 में अमेरिका शांति को खतरा नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया और हो ची मिन को गृह युद्ध का जिम्मेवार ठहराया। मतलब घटना घटा उसके घर में। क्यों? क्योंकि वहां पे स्थिति संभल नहीं रहा है और इसका जिम्मेवार अमेरिका ने किसको समझाया किया? हो ची मिन को, कि तू ही सब करवा रहा। 62 ईस्वी में दक्षिण वियतनाम में 4000 सैनिक अमेरिका ने भेजा। 1963 ईस्वी में सेना ने विद्रोह करके न्यू हिंद दियम को मार दिया और सैनिक सरकार की स्थापना हुई। निकालो पेज नंबर 60। थोड़ा बताते हैं, उससे टाइप नहीं हो पाया है। श्वेत पत्र जारी कर दिया है ना। अब 5 अगस्त 1964 ईस्वी को अमेरिका ने वियतनाम पर हमला करके कुछ सैनिक के अड्डा तबाह कर दिए। अमेरिका को चेतावनी भरी धमकियां रूस और चीन ने दिया, परंतु इसका उस पर असर नहीं पड़ा। अमेरिका द्वारा शुरू किया गया यह युद्ध काफी हिंसक और बर्बर था। इस युद्ध में खतरनाक हथियार, टैंक, बमवर्षक विमानों का प्रयोग किया गया और उसी समय यूज किया गया नापाम और एजेंट ऑरेंज नामक बमों का। यह क्या था? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि वर्षों में गैसोलीन के साथ मिलाकर के एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता था और जलता रहता था। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया। यह युद्ध वियतनाम के साथ साथ वियतकांग समर्थक दक्षिणी वियतनाम की जनता से भी लड़ा गया।
निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर दी जाती थी और अंत में पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया जाता था। 1967 तक अमेरिका ने इतने बम वियतनाम में बरसाए जितने द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड के विरुद्ध नहीं गिराया था। बहुत ज्यादा बम वो पटक रहा था ले जाकर के वियतनाम में। वो जानते हो घमंड से लड़ा गया एक युद्ध था, वो खाली घमंड में ये लोग किया है। अमेरिका ने इस तरह की कार्रवाइयों के विरुद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगे प्रशासनिक प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल ने एक अदालत लगा करके अमेरिका वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। इसके कुपरिणाम भी परिलक्षित होने लगे। प्रति वर्ष 2.5 अरब डॉलर अमेरिका के खर्च में वृद्धि हुई। इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था डावाडोल होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर का मूल्य काफी नीचे गिर गया, परंतु अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था और समझौते के सारे प्रयासों को विफल करते हुए युद्ध को जारी रखे हुए था। मतलब उसको लग गया था कि ये अब युद्ध राज करने का नहीं, प्रतिष्ठा बचाने का है। रावण वाला हाल हो गया था। रावण से लास्ट में कहा गया कि देखिए आप अभी भी समझौता कर लीजिए, तो बोला कि नहीं, अब ये युद्ध राम रावण के बीच सीता के लिए नहीं है, प्रतिष्ठा के लिए है। अब कटेंगे भले लेकिन झुकेंगे, वो बोल दिया था कि कटेंगे भले लेकिन झुकेंगे नहीं। वही अब वो कोनो शांति नहीं मान रहा था, बोला कि एकदम अब मरेंगे नहीं तो मरेंगे। दूसरी तरफ वियतनामी अब साम्यवाद या किसी बातों के लिए नहीं बल्कि अस्तित्व और राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। अब वियतनाम भी तो लड़ रहा था उससे। अब ये लोग किस लिए लड़ रहा था? कोई पार्टी नहीं था, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। यहां तक कि वियतनामी महिलाएं अपने पीठ पर बच्चे को बांधे, फुल पैंट पहने, हाथों में बंदूकों की गश्ती लगाती या सीधे युद्धों में शामिल होती या फिर हो ची मिन्ह की मरम्मत करते हुए देखी जा सकती थी। महिला भी एकदम अपने बच्चे को पीठ पर बांध लेती थी या बंदूक लेकर के घूमती रहती थी कि कौन मिलेगा अमेरिका वाला तो मार देंगे उसको, क्योंकि अब कौन चोरी नहीं लगा। अमेरिका इतना बम पटक रहा है, इतना दिक्कत कर रहा है। इसके बाद और नहीं तो हो ची मिन्ह मार्ग, देखो हो ची मिन्ह मार्ग क्या था? एगो मार्ग था, वो एक भूल भुलैया था। स्थानीय लोग उसको बड़ी बढ़िया से जानते थे कि उसमें जाना आना कैसे है, लेकिन वो जो था ना अमेरिका, नया आदमी, वो जान ही नहीं पाता था। तो ये लड़ने के लिए सैनिकों को, चाहे आदमी को जो लड़ रहा है उसको कैसे भेजना है, उसी से सब रास्ता से भेज देता था। अमेरिका कई बार उसको बम पटका, लेकिन उसको फिर से बना देता था सब कि नहीं हम इसी रास्ते से जाएंगे, क्योंकि पकड़ाता उसमें नहीं था। 1968 के प्रारंभ में वियतकांग की शक्ति का प्रतीक पूर्वी पेंटागन सहित कई ठिकानों पर धावा बोलकर अमेरिकियों ने काफी क्षति पहुंचाई। इस धावों से स्पष्ट कर दिया कि वियतनाम के हौसले अभी भी काफी बुलंद है और यह भी स्पष्ट हो गया कि वियतनामियों को रसद पहुंचाने वाले मार्ग हो ची मिन्ह काफी मजबूत है, क्योंकि इसे बमबारियों से नष्ट नहीं किया जा सकता था। वस्तुतः हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चल करके लाओस कंबोडिया से सीमा से होकर गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिसे कच्ची सड़कें पक्की सड़कें जुड़ी थी। अमेरिका सैकड़ों बार इसे क्षतिग्रस्त कर चुका था, परंतु वियतकांग और समर्थित लोग उसका तुरंत क्या कर देते थे? मरम्मत कर देते थे। अमेरिका लाओस कंबोडिया पर भी आक्रमण कर दिया था, परंतु 3 तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ा। अब अमेरिका शांति वार्ता चाहता था, लेकिन अपने शर्तों पर। ये कौन बात हुआ? शांति भी चाहते हैं और कंडीशन भी हमारे रहेगा। राष्ट्रमंडल संयुक्त राष्ट्र संघ के कई शक्तियां इस प्रयास में थी कि यह वार्ता हो जाए। 1968 में पेरिस में शांति वार्ता शुरू हुई। अमेरिका हठ के कारण 6 माह तक वार्ता सफल नहीं हो सका। वियतनामियों की मांग थी कि पहले बमबारी बंद हो और अमेरिका अपना सेना हटाए। इसी क्रम में 7 जून 1969 को वियतनामी शिष्टमंडल ने दक्षिणी वियतनाम के मुक्त क्षेत्र में वियतकांग सरकार के गठन की घोषणा की, जिसे रूस और चीन ने तुरंत मान्यता दे दी। इसी दरमियान वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक हो ची मिन्ह की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपने वसीयत में दक्षिणी वियतनाम के मुक्ति के संघर्ष का आह्वान किया था। संघर्ष अभी जारी था। बीच में हो ची मिन्ह मर गए। वार्ता का बात किया जा रहा था, वार्ता भी चल रहा था, लेकिन हो ची मिन्ह मर गए। इसके बाद में अब आता है देखो यहां पे माइली गांव की घटना। माइली दक्षिणी वियतनाम में गांव था
जहां के लोगों को वियतकांग समर्थक मानकर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला, औरतों और बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। इसके बाद उन्हें भी मारकर अब पूरे गांव में आग लगा दिया। लाशों के बीच एक दबा बुढ़ा जिंदा बच गया जिसने इस घटना को उजागर किया। इसी बीच ये घटना घटा दक्षिणी वियतनाम में वो गांव है माइली गांव में, कि ये कुकर्म कर दिया। माइली गांव के घटना का प्रभाव बड़ा खतरनाक हुआ। अब ये केवल युद्ध नहीं है ना, अब तो ये पूरा बर्बरता कहा जाएगा इसको, क्योंकि युद्ध थोड़े ना हो रहा है, अब अभी अत्याचार हो रहा है। माइली गांव की घटना को सुनकर के पूरा दुनिया स्तब्ध रह गया कि क्या हो रहा है। ये विश्व के कोने कोने में अमेरिका की भर्त्सना होने लगी। भर्त्सना मतलब कोई उसको चाहता नहीं था, अन्य देश नहीं, स्वयं अमेरिका में भी अमेरिकी सैनिकों की थू थू होने लगी। अब ऐसा काम कीजिएगा तो क्यों नहीं थूकेगा, बढ़िया थोड़े ना कर रहे हैं। अमेरिका में अमेरिका का सैनिकों को सब थूकने लगा, मारने लगा, कोई देखता नहीं था इन लोगों को। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की काफी बदनामी हुई। उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? निक्सन था। हॉलीवुड जहां वियतनाम में अमेरिकी कार्रवाई के पक्ष में फिल्में बनती थी, अब सेना के विरोध में फिल्में बनने लगी। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने 5 सूत्री योजना की घोषणा की। अब इसी बीच वो बोला कि एक 5 सूत्री योजना भेजा। क्या भेजा? हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर दे और जो जहां पर है वहीं पर रहे। अमेरिका भेजा 5 को सूत्र लिख करके कि देखिए ये काम होना चाहिए। युद्ध की देखरेख अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। इस दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। युद्ध विराम के दौरान सभी लड़ाइयां बंद रहेंगी। युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए। इसको वियतनाम द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इस पर अमेरिकी सेना ने बिना कोई सूचना के एकाएक बमबारी शुरू कर दी। इस प्रकार राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में भेजा गया योजना का प्रस्ताव शांति स्थापित करने में बिल्कुल तरह से क्या रहा। वो बोला, वियतनाम वाले कुछ सुनिए नहीं रहे थे, बोले कि कुछ नहीं होगा, तू तोरा कहे से होगा कुछ हो है? सीधे कह रहे थे कि निकल जैसे। अब फिर शांति भेजा और फिर शांति भेज करके फिर 8 सूत्री योजना भेजा। क्या भेजा? वियतनाम फिर इसे खारिज कर दिया, बोला कि नहीं सुनेंगे। पुनः जबरदस्त बमबारी किया, फिर बम पटका ले जाके। मतलब ओकरो लग रहा था कि प्रतिष्ठा का बात है, मर जाएंगे लेकिन मानेंगे। 1969 ईस्वी में अमेरिका ने कंबोडिया सीमा क्षेत्र में हवाई जहाज से जौहर की वर्षा करवा दी, जिसमें लगभग 40,000 एकड़ भूमि रबर की फसल बर्बादे हो गया। सिहानुक बैठा था कंबोडिया में, बोला कि कर मुआवजा दो, इतना बर्बादी जो किया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि सिहानुक की संबंध उत्तरी वियतनाम से। अमेरिका बोला कि तोर संबंध उत्तरी वियतनाम से है। 18 मार्च 1970 में राष्ट्रीय संसद ने सर्वसम्मत प्रस्ताव में सिहानुक को सत्ता से हटा दिया और लाओस में अमेरिका समर्थन प्राप्त कर जनरल लोन का सरकार बना। सिहानुक हट गया इस बात से। आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा है, इसमें लास्ट बस पेज निकालो। 8 सूत्री योजना भेजी। 24 अक्टूबर 1972 को वियतकांग समझौता तय हो गया और आगरा के वियतकांग ने इसे स्वीकार कर दिया और इतने बम गिरा से हिरोशिमा में परमाणु शक्ति से ज्यादा माने। हनोई भी इस बमबारी में ध्वस्त हो गया, लेकिन वियतनामी डटे रहे। 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध के समाप्ति के हस्ताक्षर हो गया। लास्ट में हनोई में इसका समझौता हुआ और 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। समझौते की मुख्य बातें थी, युद्ध के समाप्ति के 60 दिनों के अंदर अमेरिका की सेना वापस हो जाएगी। उत्तर और दक्षिण वियतनाम परस्पर सलाह के कारण एकीकरण का मार्ग खोजेंगे और अमेरिका वियतनाम को असीमित आर्थिक सहायता देगा। उस पर फाइन लगाया गया। इस तरह से अमेरिका के साथ चला जा रहा युद्ध समाप्त हो गया। अप्रैल 1975 में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। 7 दशक से चलने वाला यह युद्ध अमेरिका वियतनाम युद्ध के साथ समाप्त हो गया। मतलब 70 साल यह संघर्ष ये चला था पूरा। इस युद्ध में लगभग
$98,9,855 करोड़ खर्चा हुआ। सर्वाधिक व्यय किसका था? अमेरिका का। पागल यही हो गया था। उसके 56,000 से अधिक सैनिक मारे गए और 3 लाख सैनिक घायल हो गए। और दक्षिणी वियतनाम के 18,000 सैनिक मारे गए। अमेरिका के 4800 हेलीकॉप्टर, 3,600 अनगिनत टैंक नष्ट हो गए। इतना फेंकने में पैसा भी तो लगता है। इस घटनाओं के परिक्षेप में जन धन की बर्बादी के अलावा अमेरिका की साख को भी गहरा आघात पहुंचा। अमेरिका से जो विश्वास था ये भी खत्म हो गया। पूरे हिंद चीन में वो पूरी तरह सफल रहा। अंततः उसे सेनाएं हिंद चीन से हटानी पड़ी और सभी देशों की संप्रभुता और अखंडता को स्वीकार करना पड़ा।